हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 13.2 शुरू करेंगे और इससे पहले की जो वीडियो है 13.1 वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। जब तक आप 13.1 नहीं देखेंगे तब तक आपको 13.2 समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात है ना। हमें बताना है कि कौन प्रतिलोम है। तो मैंने पहली वीडियो में यानी 13.1 में बताया था कि यहाँ पर दो प्रकार के अनुपात हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो आपका होता है प्रत्यक्ष अनुपात। क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुपात। और दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुपात कब होता है कि जब कोई संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या भी बढ़ती है। जैसे a प्रोपोर्शनल टू b, अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a घटेगा तो b भी घटेगा। ठीक है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। इस स्थिति में प्रत्यक्ष अनुपात होता है। और प्रतिलोम अनुपात कब होता है कि इसमें कैसे लिखते हैं? a प्रोपोर्शनल टू 1/b। ये सारी चीज़ें मैंने प्रश्नावली 13.1 में समझा दी है। अब मेरे पास क्योंकि इतना समय नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर a बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर a बढ़ता है तो b घटेगा, और अगर a घटता है तो b बढ़ेगा, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। तो प्रतिलोम अनुपात कब आएगा कि जब एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, यानी इस प्रकार का एरो बने। और प्रत्यक्ष अनुपात कब बनेगा? जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। ठीक है, यानी दोनों एरो जो है वो एक साथ एक दिशा में चलेंगे, और इसमें जो दोनों एरो है वो एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। ठीक है, तो जब कोई काम जो है एक दूसरे के विपरीत होता है तो वहाँ प्रतिलोम अनुपात आता है, नहीं तो प्रत्यक्ष अनुपात। तो यहाँ पहला प्रश्न देखो, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये कौन सा अनुपात है हमें बताना है। तो आप एक बात बताओ, जब कोई काम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक घर बनाना है। ठीक है, एक घर बनाना है, तो इस घर को बनाने के लिए मान लो मेरे पास 5 मजदूर हैं। ठीक है, और उसको 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 5 मजदूर है और उसको 10 दिन लगते हैं। अगर मैं मजदूर बढ़ा दूँ, ठीक है, मजदूर अगर मैं 10 कर दूँ, ठीक है, तो बताओ वो घर कितने दिन में बन जाएगा? तो वो 10 से तो कम में ही बनेगा ना। यानी ये अगर बढ़ता है तो ये चीज़ आपके कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अनुपात हो गया? यहाँ आपका हो गया प्रतिलोम अनुपात। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। अब आपको लिखना कैसे है कॉपी में? आपको ऐसे लिखना है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय प्रतिलोम अनुपात को दर्शाता है। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। फिर है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तो इस प्रश्न में क्या है? एक समान चाल है, यानी एक गाड़ी जा रही है समान चाल से, उसकी स्पीड जो है वो समान है। फिर अगर बताओ उसका समय और दूरी में क्या अंतर होगा, तो आप कहोगे भाई जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही अधिक समय लगेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ कौन सा अनुपात हो गया? प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात। ठीक है, फिर आगे देखो, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो यहाँ पर आपका खेत का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अधिक होगा तो फसल भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुपात होगा। प्रत्यक्ष अनुपात। अगला, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब इसको समझना जरूरी है। तो देखो, एक निश्चित यात्रा मतलब जैसे ये मेरे पास 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जाना है? 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि समय और वाहन की चाल। तो अगर कोई बंदा यहाँ से मान लो 100 की स्पीड से जाता है, ठीक है, 100 की स्पीड से जाता है, तो उसको समय क्या लगेगा? मान लो उसको 50 मान लो उसको आपके 2 मिनट या फिर 5 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो 100 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि चाल चेंज है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब की बार अगर वो 50 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 50 की स्पीड से जा रहा है, तो बताओ उसको समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा?
ठीक है। अब उसको समय ज़्यादा लगेगा, क्या लगेगा, ज़्यादा, कि उसको अब 10 मिनट लगेंगे, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ देखो, अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया तो समय मुझे कम लगा, और स्पीड को कम किया तो समय बढ़ गया। तो एक को अगर बढ़ाता हूँ तो दूसरा घटता है ना। एक को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरा घटता है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। फिर है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो अब देश की जनसंख्या और व्यक्ति और भूमि का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये आपका देश है भारत, ठीक है, ये देश है भारत, ठीक है। अब यहाँ प्रति व्यक्ति भूमि, तो प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी भूमि है, वो आपका उसका क्षेत्रफल बताना है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीनें क्या होगी, कम होगी, सीधी बात है। अगर जनसंख्या, देश की जो जनसंख्या वो बढ़ेगी तो जैसे जैसे ज़मीन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका क्षेत्रफल कम होता जाएगा, है ना। तो यहाँ भी कौन सा अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो एरो है, ठीक है, इन एरो का यूज कैसे करना है वो मैंने प्रश्नावली 13.1 में बता दिया है। तो जब तक आप 13.1 नहीं देखते हो, आपको ये प्रश्नावली कतई समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखना, इसके बाद ये वाली देखना। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात या फिर प्रतिलोम अनुपात। ये इनके दो नाम हैं। ये भी चीज़ जो है प्रतिलोम, ठीक है, ये भी चीज़ मैंने जो है प्रश्नावली 13.1 में बता दी थी। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष अनुपात है या प्रतिलोम। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि भाई 1 लाख रुपए पुरस्कार है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, और हमें उनको विजेताओं में जो जीतता है उसमें बांटनी है। तो अब मान लो जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे 100 रुपया मेरे पास, और इसको 2 जनों में बांटना है तो कितना होगा, 50-50 होगा, ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि 100 जनों को 4 जनों में बांटो, ठीक है, तो वो कितना हो गया, तो वो आपके 25-25 मिलेगा अब उनको, है ना, तभी तो 100 रुपये होगा। तो अगर कोई चीज़ हम बांटते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमेशा प्रतिलोम अनुपात होता है। क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्व कि यहाँ प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, अनुपात है। अच्छा, प्रतिलोम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन सारणी को भी हमें भरना है। तो देखो, अगर विजेता की संख्या 1 है, ठीक है, तो अगर विजेता 1 है, ठीक है, 1 है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 1 लाख रुपये मिलेगा। लेकिन अगर विजेता 2 है, ठीक है, 2 है, तो उसको कितना मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर विजेता 4 है तो उसको अब कितना मिलेगा, तो अब क्या करो आप, 1 लाख में 4 का भाग दे दो, ठीक है, 1 लाख में 4 का भाग दे दो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 और उतारा 0, 5 चौक 20, ठीक है। अब कितने जीरो बच गए, 3, वो यहाँ लगा दो। तो 4 विजेता होंगे तो अब उसको कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि हमें बांटना पड़ेगा उस चीज़ को। यहाँ कितना आएगा, 25,000 आएगा। फिर अगर कितने हो, 5 जने हो, ठीक है, 5 जने हो, तो हमें अब इसलिए 1 लाख को 5 में बांटना होगा, यानी 1 लाख का 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने जीरो बचे, 4 जीरो, तो ये हो गया 20,000, ठीक है। कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अगर 8 जने हो, कितने जने, 8 जने, तो क्या होगा, 1 लाख में अब 8 का भाग देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख में 8 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 1 लाख में 8 का भाग देंगे। तो यहाँ मेरे पास है 1 लाख
और इसमें अब मुझे 8 का भाग देना है। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8 एकम 8, पीछे कितना बचा 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है। और पीछे कितना बचा 4, और 8 पंजे 40, और कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो। तो अब आपको 12,500 रुपये देने पड़ेंगे एक एक विजेताओं को, 12,500, है ना। फिर अगर 10 है, 10 विजेता है, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा। अब आपको जो है 1,00,000 में 10 का भाग देना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ 10 का भाग, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो कितना बचा 10,000। यानी अब आपको 10,000 रुपये जो है एक एक विजेता को देने पड़ेंगे। और अगर विजेता 20 हो जाए, ठीक है, तो अब कितना देना पड़ेगा। तो हम 1,00,000 में अब किसका भाग देंगे 20 का, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 2 पंजे 10, यानी कितना हो गया 5,000 हो गया, है ना। तो अब हमें एक एक विजेता को कितने देने पड़ेंगे, 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ आएगा 10,000 और यहाँ आएगा 5,000। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करना है, ठीक है। आपको तो खाली सारणी भरनी थी, और ये सारा काम आप चाहो तो कॉपी में कर सकते हो, रफ कॉपी में कर सकते हो, लेकिन आपको ये सारणी भरनी है, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्या है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, और वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर यहाँ 3 तीली है, ठीक है। तो 3 तीली है तो कितना कोण बना। अगर हम यहाँ 4 तीली लेते हैं तो यहाँ कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। 6 तीली लेते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार 8 तीली लेने पर कितना कोण बनेगा, 10 तीली लेने पर कितना कोण बनेगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ये 4 तीली होने पर 90 डिग्री कैसे आया उसका पता करूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि बताओ, एक अगर वृत्त होता है तो उसके संपूर्ण कोण कितना होता है, पूरे घेरे का कोण, वो होता है 360 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब 360 डिग्री में अगर मैं 4 का भाग दूं तो कितना आएगा, 90 आएगा। भाग देते हैं चलो। तो 4 का पहाड़ अगर मैं कितनी बार बोलूँ, 36 आएगा, 9 बार, 9 चौक 36, है ना। तो ये 9 और 0 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। फिर 6 तीलियां लेता हूँ तो 360 डिग्री में किसका भाग देंगे, 6 का, तो 6 छंग 36 होता है, 60 डिग्री आया। अब अगर मैं किसका भाग दूँ, 8 का भाग दूँ, है ना। तो 8 का मैं वैसे ऐसे भाग दे देता हूँ, 360 ये 8, तो 1 आठो 8 2 आठा 16 3 आठा 24, और 4 आठा 32, 4 बार जाएगा भाग। तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, और ये 0, 8 पंजे 40, तो कितना आया उत्तर 45। तो यहाँ कितना आएगा, 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा, ठीक है। कितना आया, जब 8 तीलियाँ लेते हैं तो 45 डिग्री कोण बनेगा। अब जब मैं 10 तीलियाँ लूँ तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो देखो 360 में हमें 10 का भाग, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 36 डिग्री का। और अगर मैं 12 लूँ, कितना 12, तो 360 में अब मुझे 12 का भाग देना है, 360 में 12 का, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36, तो कितने डिग्री कोण बना, 20 डिग्री। तो यहाँ 36 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। अब इनके उत्तर भी देने हैं। तो देखो, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपाती है क्या। तो बिल्कुल प्रतिलोम समानुपाती। क्यों कि अगर तीलियों की, देखो तीलियों की संख्या यहाँ बढ़ रही है ना, तो यहाँ कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो कोण घट रहा है। तो जब एक तीर ऊपर दूसरा तीर नीचे होता है तो वहाँ कौन सा अनुपात होता है, प्रतिलोम समानुपात होता है। तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें 15 तीलियां लेंगे तो कितना कोण बनेगा वो बताना है। तो 360 डिग्री में हमें अब किसका भाग देना है, 15 का। तो 15 दूना कितना होता है 30, पीछे बचा 6, अगला उतारा 0, 15 चौके 60, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 24 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 डिग्री का कोण बनेगा। फिर अगला देखो तीसरा, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब की बार आपको तीलियां बताने की, कितनी तीलियां, यहाँ पर कोण कितना है, 40 डिग्री का कोण है। तो आप क्या करो, 360 डिग्री में 40 डिग्री का भाग दे दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 9 बार, तो कितना आया
9 आया यहाँ पर। तो आवश्यक तीलियाँ कितनी होगी? आवश्यक तीलियाँ बराबर 9। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 स्टूडेंट, यहाँ मैं स्टूडेंट यूज करूँगा, ठीक है, स्टूडेंट में बांटा जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट को 5 मिठाइयाँ मिलती है। और जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं ना तो वहाँ व्युत्क्रम अनुपात आता है, यानी प्रतिलोम समानुपात आता है। एक तीर ऊपर तो दूसरा तीर नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है 24 स्टूडेंट है और उसमें हमें क्या बांटनी है? मिठाई बांटनी है। तो स्टूडेंट की संख्या अगर 24 है तो हम उसमें एक एक को कितनी मिलती है? 5-5 मिठाई मिलती है। और फिर क्या है, देखो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चे की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी बच्चों की संख्या पहले 24 थी, अब कितनी हो गई? 20, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी? तो यहाँ पर मैं x यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी मिलेगी? x मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, जब एक तीर ऊपर होगा तो दूसरा तीर नीचे होगा, पहला तीर नीचे है तो दूसरा तीर ऊपर होगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो 24 फिर 20 है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर तीर नीचे हो जाएगा, यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर से नीचे जाएगा, इसका ध्यान रखना है। अब बट्टे में लिखना है तो पहले क्या आएगा? 20 आएगा, फिर क्या आएगा? 24 आएगा, ठीक है। फिर ये नीचे जा रहा है तो पहले 5 आएगा, फिर x आएगा। तो अब क्या करना है हमको? अब x को हमें उधर ले जाना है, तो ये भाग में है तो उधर गुणे में आएगा। 5 भी अपनी जगह पर है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये उधर आएगा, बाकी सब इधर आएंगे। तो जब ये इधर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये गुणे में 24 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे चला जाएगा। अब मैं इसको 5 के पहाड़े से काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 बार कटेगा। अब 24 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 6 चौक 24, यानी x बराबर 6, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिलेगी? 6 मिठाई मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैंने किया है वो वापस मैं समझा देता हूँ, मैंने क्या करा है, देख लो वापस ध्यान से। x इधर जाएगा, ठीक है, 5 अपनी जगह पर रहेगा, ये पूरा उधर जाएगा, तो ये जो भाग में है वो गुणे में आ जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में, यानी कि संख्या उल्टी हो जाएगी, 24 ऊपर और 20 नीचे। अब ये 5 के पहाड़े से कटा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, क्या बचा? 24/4 बचा। अब ये 4 के पहाड़े से दोनों कटेंगे, 4 एकम 4 और 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आया? x बराबर हमारे पास आया 6, यानी प्रत्येक स्टूडेंट में हमें 6-6 मिठाई बांटनी पड़ेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, एक किसान की पशुपालन में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यानी जो किसान है वो पशु को पालते हैं, ठीक है। तो 20 पशु है उसके पास, तो उसको पालने के लिए उसको 6 दिन चाहिए, ठीक है। कितने दिन? 6 दिन चाहिए उसके भोजन के लिए। यदि इस पशुपालन में 10 पशु और आ जाए, अब 10 पशु और जुड़ गए तो कितने हो गए टोटल? 20 की जगह 30 हो गए, है ना। तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? तो इसमें भी हमें व्युत्क्रम अनुपात से इसको करना है। तो एक तीर ऊपर तो दूसरा नीचे, या नीचे है तो ऊपर। तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, एक तो पशुओं की संख्या है, पशु है, ठीक है। और फिर क्या है, उनके लिए भोजन के दिन जो है वो बताने हैं अपने को, कितने दिन है, ठीक है। तो अगर पशु 20 है तो कितने भोजन के लिए कितने दिन चाहिए? 6 दिन चाहिए। और अगर इसमें 10 हम बढ़ा दें, कितने बढ़ा दें? 10 बढ़ा दें, तो ये कितने हो गए भैया? 30 हो गए। और हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ। अब ये बढ़ कहाँ रहा है? तो नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये तीर आपको ऊपर ले जाना है। बस इतना सा करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, ये क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है तो 20 ऊपर 30 नीचे, ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो 6 ऊपर और x नीचे, ठीक है। सॉरी, x ऊपर और 6 नीचे, पहले x आएगा फिर 6 आएगा। अब क्या करना, x अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। ये है 20/30, ये भी अपनी जगह पर है। ये 6 उधर जाएगा तो ये भाग में तो गुणे में आ जाएगा, है ना। अब देखो इन दोनों में 6 का पहाड़ा है, 6 एकम 6
6 पंजे 30, क्या बचा 20/5 बराबर x। अब इन दोनों में 5 का पहाड़ा है तो 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी x बराबर हमारा कितना आया 4 आया। तो अगर 30 पशु होंगे तो 4 दिन ही भोजन बचेगा। 30 यानी पशु ज़्यादा होंगे तो भोजन कम बचेगा, समझ गए ना। तो 30 पशु होने पर उसको 4 दिन का भोजन ही मिलेगा, यानी 4 दिन में वो भोजन खत्म कर देंगे पशु। प्रश्न संख्या 6 है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो ठेकेदार का काम क्या होता है, घर बनाना, वो फिर उसमें पूरा ठेका अगर ले रखा है तो वहाँ बिजली का काम भी करवाना। तो ये क्या कर रहा है ठेकेदार, तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं। 3 जने हैं और उसको 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को उस काम में लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो जब भी कार्य और दिन का प्रश्न आते हैं, कार्य और दिन के प्रश्न, तो वहाँ व्युत्क्रम अनुपात होता है, यानी एक तीर ऊपर तो दूसरा नीचे, समझ में आ गया। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर एक तो व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्ति, और काम करने में कितना समय यानी कितने दिन लगते हैं वो बताना है। तो अगर 3 व्यक्ति है तो 4 दिन लगते हैं। अब 3 की जगह कितने व्यक्ति आ गए, 4 व्यक्ति आ गए, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। उस 4 व्यक्ति को उस काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है, वो हमें बताना है। तो अब देखो 3 से ये 4 हो गया, यानी ऊपर ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4x हो गया, यानी कि अब ये नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया 3/4 हो गया बराबर। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पहले x आएगा फिर 4 आएगा, ये ध्यान रखना। तो x तो अपनी जगह पर रहेगा, 3/4 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, x बराबर कितना आया 3, यानी वो 3 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, समझ गए। यहाँ एक नीचे लाइन लिख देना कि 4 व्यक्ति उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, बोतलों की एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, यानी 25 बॉक्स है उसमें रखा जाता है, और एक बॉक्स में, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं, यानी एक बॉक्स में आपके 12 बोतल आ सकती है और टोटल आपके 25 बॉक्स है। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक, जब प्रत्येक शब्द आया इसका मतलब व्युत्क्रम अनुपात, प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक आपका बॉक्स है उसमें टोटल कितनी बोतलें हैं, 12 बोतलें हैं, ठीक है, टोटल 12 बोतलें हैं। तो ये एक बॉक्स है, ऐसे ऐसे कितने बॉक्स है भैया 25 बॉक्स है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास है, क्या है, एक तो आपके पास है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स है, फिर इसमें आपको क्या रखनी है, बोतलें रखनी है। तो भैया आपके कुल 25 बक्सों में रखा जाता है, कितने बक्सों में रखा जाता है 25 बक्सों में। तो बॉक्स की संख्या हो गई 25। फिर उसके बाद बोतलें, बोतलें कैसे है, प्रति बॉक्स, ठीक है, प्रति बॉक्स के अनुसार है, यानी प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें हैं भैया 12 बोतलें हैं, कितनी बोतलें हैं 12 बोतलें हैं, प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल है, और टोटल बॉक्स कितने हैं 25 है। यहाँ पर प्रति बॉक्स इसलिए लिखा है, इसका मतलब एक बॉक्स में 12 बोतल है, एक बॉक्स में 12 बोतल है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी आ जाए 20 बोतलें आ जाए, यानी अब यहाँ पर प्रत्येक बॉक्स में कितनी 20 बोतलें आ जाए, तो इसके लिए हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ ऊपर से नीचे ज़्यादा हो रहा है, यानी ये नीचे की ओर ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको ऊपर करेंगे क्योंकि ये व्युत्क्रम अनुपात है, ठीक है, एक तीर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो x पहले आएगा 25 बाद में आएगा, ये ऐसे जा रहा है तो 12 पहले आएगा 20 बाद में आएगा, x यहीं रहेगा 12/20 यहीं रहेगा, 25 उधर जाएगा। अब ये भाग में है तो इधर गुणे में आएगा, और इन दोनों में 5 का पहाड़ा है तो 5 25 और 5 चौक 20, क्या आया x बराबर 12/4 × 5। अब इन दोनों में 4 का पहाड़ा है तो 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12, तो फाइनल हमारे पास क्या आया x बराबर 3 × 4। तो x बराबर 3 और 4 का गुणा करो कितना आया 12,
यानी कि अगर हम एक बॉक्स में 20 बोतल डालेंगे तो हमें कितने बॉक्सों की ज़रूरत पड़ेगी? 12 बॉक्सों की ज़रूरत पड़ेगी। वेट थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ मैंने 4 कर दिया, 4 का गुणा कर दिया, जबकि यहाँ कितना है? 5 है। तो यहाँ 5 से गुणा कराना है, तो 5 त्रिया 15, ठीक है। 15 बक्सों की ज़रूरत होगी। कैसे किया वापस समझो, वापस समझा देता हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये x है और 12/20 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो गुना 25 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो किसका पहाड़ा है? 5 का, तो ये 5 बार कटा और ये कितनी बार कटा? 4 बार। तो यहाँ पर क्या आया? 12 गुणा 5/4। अब ये 4 के पहाड़े से कटा, 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12। अब 3 गुणा 5 बचा, 3 और 5 का गुणा कितना हो गया? 15। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ दिन है और काम है। जब दिन और काम आते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपके वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, और उस वस्तु को बनाने में दिन लगते हैं, कितने दिन होते हैं वो, ठीक है। तो कुछ वस्तु है उसको 63 दिन बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको मशीन लिखना पड़ेगा। तो एक तरफ तो हमारे पास मशीन है, ठीक है, और उसको बनाने में कुछ दिन लगते हैं। तो 63 दिन में 63 डेज में आपको कितने दिन लगेंगे? 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। 63 दिन में 42 मशीनों की आवश्यकता होगी और उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए यानी 54 डेज में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? समझ गए? अब देखो 63 54 यानी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, हो गया यहाँ पर। अब 42 बट्टा क्या हो जाएगा? x, फिर ये ऊपर जा रहा है तो ये हो गया 54/63, ठीक है। अब क्योंकि x नीचे है तो x को ऊपर लाएंगे, समीकरण का नियम है, और जब इसको ऊपर लाएंगे और इसको नीचे लाएंगे तो इसको भी ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। तो x/42 यानी ऊपर ले गया, इसको नीचे लाया तो ये भी बदल जाएगा, तो 63 ऊपर और 54 नीचे। फिर x अपनी जगह पर रहेगा, इसको हम उधर भेजेंगे, तो 63/54 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो गुणे में 42 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, तो देखो 54 और यहाँ है 42, तो ये दोनों तो किसी से नहीं कट रहे, ये दोनों देखो 9 के पहाड़े में आ रहे हैं ना। तो 9 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार बोलूँ तो 9 छंग 54, 6 बार कटा, और 9 का पहाड़ा अगर 7 बार बोलूँ तो 63 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा? x बराबर 7/6 इंटू 42, है ना। अब ये जो 6 है, चलो इसको ऊपर कर देते हैं, x बराबर 7/6 इंटू 42। अब ये जो है दोनों कट रहे हैं 6 के पहाड़े से, 6 एकम 6 और 7 छंग 42, ठीक है। तो x बराबर क्या बचा? 7 गुना 7, तो x का 7 से 7 गुना करो 49। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 54 डेज में वो काम करना है तो उसके लिए कितनी मशीन आपको लानी पड़ेगी? 49 मशीनें लानी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 9 है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? ठीक है। तो यहाँ पर जब भी चाल और समय के प्रश्न आए तो वहाँ व्युत्क्रम अनुपात होता है, यानी एक तीर ऊपर तो दूसरा नीचे, अगर पहला नीचे तो दूसरा ऊपर। समझ गए? अब क्या करना है कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो है चाल और दूसरा है समय, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो उसको समय कितना लगा? 2 घंटे उसको समय लगा। और अगर चाल अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दें तो उसको समय कितना लगेगा वो बताना है, तो मैंने इसको x मान लिया। अब ये देखो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो ये इसको उल्टा कर देते हैं। अब 60 ऊपर 80 नीचे, फिर बराबर का निशान, अब ऊपर जाएंगे तो x ऊपर और 2 नीचे। अब x अपनी जगह पर रहेगा, 2 को हम उधर भेजेंगे
तो 60 और 80 अपनी जगह पर है, ये गुणे में आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, और ये दोनों अभी भी 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। अभी इसको मैं 6/4 बराबर x कर लेता हूँ। ठीक है, यानी अभी भी ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आया, 3/2 आया। अब ये कितना समय हुआ, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 3 में 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखना, 1 सही 1/2, तो x बराबर 1 सही 1/2 घंटे। तो इतना समय उसको लगेगा जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक को या कार को चलाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो यानी यहाँ मतलब क्या है, खिड़की लगाना है और व्यक्तियों की संख्या। तो एक तरीके से खिड़की लगाना क्या है, कार्य है, और फिर कितने दिन लगते हैं वो बताना है। तो यहाँ खिड़की लगाने में काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, और कितने व्यक्ति हैं यानी कार्य कितने व्यक्ति करते हैं वो बताना है। तो यहाँ व्यक्ति लगते हैं भाई आपके 2, और जब कार्य और दिन आता है तो आप ध्यान रखना वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये पहला प्रश्न करते हैं, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक, पहले 2 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो गए, 1 व्यक्ति, क्योंकि एक बीमार पड़ गया तो पीछे 1 बचा, और हमें बताना है कितने दिन लगेंगे, है ना। तो अब देखो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऊपर से नीचे जाएगा। यह पहले कितना आया 1, फिर कितना आया 2, यहाँ पहले कितना आया 3, नीचे कितना आया x, अब x उधर जाएगा, 3 अपनी जगह, ये उधर जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, इस पूरे को उधर भेजेंगे तो गुणे में ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब 1 का तो मतलब है नहीं, 3 और 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया 6, यानी उसको टोटल 6 दिन लग जाएंगे कि जब भैया एक बीमार पड़ गया तो बेचारे उस 1 दिन को 6 दिन में नई खिड़कियां लगाने का समय लगेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैंने कर दिया है, अब मैं ये सेकंड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। तो सेकंड में क्या था, तो पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनको कितने दिन लग रहे थे, तो पहले जो व्यक्ति यहाँ पर 2 व्यक्ति थे और उनको लग रहे थे 3 दिन। फिर सेकंड बार क्या हुआ, एक ही दिन में खिड़कियाँ लगाने के लिए, यानी एक ही दिन में आपको खिड़की लगानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 2 पहले आएगा, x बाद में आएगा, और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। अब क्योंकि हमें x ज्ञात करना है तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे। फिर x बराबर, ये गुणे में है उधर जाए, सॉरी ये भाग में है उधर गुणे में जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, अब तो 3 गुणा 2 हो गया, और 3 दूनी क्या होता है 6 दिन। ठीक है, सॉरी 6 व्यक्ति। अब यहाँ व्यक्ति ज्ञात करेंगे अपन, तो अगर वो एक ही दिन में आपको काम कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, 6 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। प्रश्न संख्या 11 और अंतिम प्रश्न है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, यानी आपकी जो स्कूल है, मान लो आपकी जो स्कूल है उसमें टोटल 8 कालांश होते हैं, और उसके लिए कितनी समय लगता है, एक कालांश का 45 मिनट लगता है। एक कालांश कितना है, 45 मिनट का है। ठीक है, और टोटल कालांश कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो अवधि मतलब एक कालांश इतने समय का। ठीक है, तो यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के लिए 9 कालांश हो जाए। अब कालांश 9 कर दे तो प्रत्येक को कितनी अवधि में बांटना पड़ेगा वो हमें बताना है। और जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं ना, जब समय शब्द आ जाता है तो वहाँ व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो यहाँ क्या चीज़ें हैं, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका कालांश और दूसरा है समय अवधि, कितना अवधि होगी कितना समय होगा। तो 8 कालांश है, उसमें से एक कालांश यानी एक कालांश कितने मिनट का है, 45 मिनट का है। अब हमें कालांश करने हैं 9, तो कुल कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। ठीक
हो गया। तो भी देखो 8 और 9 यानी ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रम अनुपात में एक तीर नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर करना है। तो यहाँ 8 ऊपर और 9 नीचे। अब यहाँ x ऊपर और 45 नीचे, और यहाँ आएगा बराबर का निशान। अब हमें x ज्ञात करना है, तो ये 45 भाग में है, उधर जाएगा। अब 8/9 पहले से है यहाँ पर, तो ये 45 उधर गुणे में यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब 9 के पहाड़े में 45 आता है, मतलब ये दोनों 9 से कट रहे हैं। 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अब बचा 8 और 5 का गुणा, तो 8 और पंजे कितना हो गया 40। यानी कि एक पीरियड को, ठीक है, यानी इसके बाद क्या लिखना है कि 9 कालांश करने पर इस कुल जो अवधि है, एक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी। उत्तर कितना है अपना 40 मिनट होगी। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।